नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति चैप्टर, जिसमें हमने आर.एस. अग्रवाल बुक के 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें हमने 2 क्वेश्चन पहले ही लिख लिए हैं, एक 76 और एक 77, क्योंकि उनको लिखने में थोड़ा समय लगता, समय बचाने के लिए क्वेश्चन हमने पहले ही लिख लिए हैं। अब समझते हैं हम क्वेश्चन जो 76 में दिया गया है। यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहाँ बी बड़ा हो 0 से, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। अब देखना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? तो हमने आपको एक कंडीशन बताई थी, जो भाज्य होता है वो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ठीक होता है, फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, जो भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। और शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा? पर भाजक से बड़ा नहीं होगा। हम यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ एक संख्या ली जिसको हमने 7 से भाग किया, ठीक है। तो भाग करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया? 14। आप 19 में से 14 घटाओगे तो शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, जो भाजक से छोटा है। या एक संख्या हम और ले लेते हैं, मान लो 21 संख्या ली जिसे हमने 7 से भाग किया। 7 तियाँ कितना हो रहा है? 21। और यहाँ पर शेष कितना आ रहा है? 0 बचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर भाजक से बड़ा कभी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं। देखो यहाँ पर भाज्य है, भाज्य दे रखा है ए है, भाजक है v, भागफल है q और शेषफल है r, ठीक। अब फिर इसमें कहा गया जहाँ r या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन है, ये बिल्कुल सही हो रही है। फिर इसमें कहा गया है r b से क्या है? छोटा है। r b से क्या है? छोटा। तो देखो b यहाँ पर क्या है? भाजक है, और r क्या है? शेषफल है। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि v यहाँ पर r से बड़ा है। तो देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक। अब आप आगे के ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो इसी प्रकार, ठीक है। या हम चलो एक ऑप्शन को देख और लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं बी वाले को, कि बी वाला सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला तो हमारा सही हो गया, तो बी तो हमारा गलती होगा। फिर आपको बता देते हैं कैसे गलत है। अब देखना क्या है, यहाँ पर v यहाँ पर आपका यहाँ भाज्य होगा। अब a यहाँ पर भाजक है और q यहाँ पर भागफल है और r यहाँ शेषफल है। यहाँ पर कहा गया है, देखो जो r है या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो बिल्कुल सही है, जो शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। फिर इसमें कहा गया है यहाँ पर जो शेषफल है, यहाँ पर ये संख्या है, भाज्य है b, यानी कि b संख्या है। तो इसमें कहा गया है जो शेषफल या तो, यानी कि कह रहे हैं शेषफल संख्या के बराबर होगा या संख्या शेषफल से बड़ी होगी। तो ये गलत है, कभी शेषफल संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम 77वां क्वेश्चन। 77वां क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको दिया गया है यदि ए तथा v 2 वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी बराबर 0 हो, तो आपको याद रखना है हमेशा इसकी जो कंडीशन होती है, यहाँ से ए बी बराबर 0 है तो ए बराबर भी 0 होगा और बी बराबर भी 0 आएगा। तो कह सकते हैं इसमें बी वाला ऑप्शन ए बराबर 0 अथवा
b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक में क्या होगा 0 होगा। यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे अब 78। क्वेश्चन दिया गया है। 78 क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको बता रखा है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने आप से कटे किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः व्यक्त ना हो। अब पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, इसलिए 1 को छोड़कर। तो पहली अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें देखना है 79 क्वेश्चन दिया गया है। 79 क्वेश्चन दिया गया है 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। हमें देखना है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखना क्या है, हमने आपको एक कोड वर्ड बताया था याद करने के लिए, या अगर आपने याद किया है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमने बताया था 44, 223 और 21। ठीक, अब हमें देखना है 70 से छोटी अभाज्य संख्या, तो हम इसको देखो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया, और 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब 7 तक लेना है, क्योंकि 7 धाम 70 होता है। हमें देखना क्या है 7 तक। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं हम 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएँ, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, और 60 से 70 तक 2। अब हमें सिर्फ 70 तक देखना था। हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते थे, यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ 70 तक। ठीक, तो इनका हम अंकों का योग कर दें, हमें संख्या मिल जाएंगी। अब बात संख्या देखो, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 कितना हो गया 19। ठीक, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 19 इसमें अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, और ये आपका 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं के लिए पूरा कोड वर्ड लिखा है। तो आप इनके अंकों का योग करोगे पूरा, तो यहाँ पर आएगा कितना? 25 आएगा, यानी कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 80। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं
का योग कितना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने आपको बता रखा है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमें देखना क्या है, 50 से 90 के बीच, ठीक। तो 50 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी 53, फिर होगी 59, 59 के बाद फिर होगी 61, फिर यहाँ होगी 67, ऐसे ही 71, 73, फिर इसमें अगली जो संख्या होगी 79, फिर और देख लेते हैं 83 और प्लस 89, ये अभाज्य संख्या है। इनका हमें योग करना है। इनका आप योग करोगे, इनका योग आएगा 635, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 635 इसका राइट आंसर होगा। योग आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन दिया गया है 81 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है, 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले देखना है, हमें 120 के बीच देखना है, 110 से 120 के बीच देखना है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक। एक कंडीशन आपको याद रखना है, जो 120 है हमें देखना है 120 के नज़दीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इसके बराबर में होगा, तो आप कहोगे जो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जो इसके नज़दीक में है। तो हमें करना क्या है, जो इनके बीच संख्याएं होंगी 11 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हीं से हमें पूर्णतः व्यक्त करके देखना है। जो संख्या कट जाएंगी वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, जो नहीं कटेंगी वो अभाज्य संख्या होंगी। कैसे हैं देख सकते हो, ठीक है। अब आप देखा हमने 11 का स्क्वायर 120 के क्या होता है, नज़दीक होता है। तो 11 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, मैं आपसे कहूँ 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, और कोई नहीं, इतनी अभाज्य संख्या, यानी कि इन्हीं से हमें काटना है, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, 110 तो देखना नहीं है क्योंकि इसके बीच में देखना है हमें। अगली संख्या देखना है 111 है, फिर देखना है 112 है, फिर 113 है, फिर 114 देखना है, 115 देखना है, 116 देखना है, ऐसे ही 117 देखना है, 118 देखना है और 119 देखना है, ठीक है। इतनी संख्या चेक करना है। देखो, सबसे पहले हमें देखना क्या है, 111 को देखना क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हमने आपको पढ़ाया था 3 का रूल, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो यहाँ देख सकते हो इनके अंकों का योग कर रहे हो, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये भी आपको चेक नहीं करना है क्योंकि ये इसका अंतिम अंक क्या सम संख्या है, तो ये भी पूर्णतः व्यक्त है, ठीक है। तो इसको भी आपको छोड़ देना, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको देखना है 113 को, क्या ये 113 अभाज्य संख्या है या नहीं। सबसे पहले 2 से काटोगे, नहीं कटेगा। 3 से काटोगे, 3 का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग कर रहे हैं, ठीक। 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से भी नहीं कट रही है। 5 से काटोगे, 5 से भी नहीं कटेगी। अब हम देख सकते हैं इसके लिए 7 से भाग करके, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 11 में से 7 जाकर बचेगा यहाँ कितना 4, नोट किया हमने 3, 43 हो रहा है। कट रहा 7 से, नहीं कट रहा। तो एक संख्या हमें मिल गई, कौन सी, 113, ठीक, जो अभाज्य संख्या है। अब अगली संख्या देखते हैं, क्या आप 114 को चेक करोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंतिम संख्या सम संख्या है, ठीक। तो ये 2 से कट जाएगी, ठीक। 5, इसके अंत में कितना 5 है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्या है
5 दे रखा है, ये 5 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। अब अगली संख्या देखेंगे हम, क्या 116 को चेक करोगे? नहीं करना है, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है? सम संख्या है, तो ये भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ठीक, अब हमें देखना है किसको? 117 को। 117 को देखना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हम 3 से काटने का रूल देखेंगे। संख्या के अंकों का योग कर रहे हैं, 7 और 1 कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 9, यानी कि अंकों का योग 9 हो रहा है, तो 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसे भी छोड़ दो। 118 को हमें चेक करना है, नहीं चेक करना, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? सम संख्या है, तो संख्या 2 से भी कट रही है और भी किसी संख्या से भी कट जाएगी। ठीक, अब यहाँ देख सकते हो आप 119 को चेक करना है, क्या 119 अभाज्य संख्या है या नहीं। सबसे पहले 2 से काट के देखेंगे, नहीं कटेगी। 3 से काट के देख सकते हैं, यहाँ अंकों का योग करेंगे, 9 और 1 कितना? 10 और 1 कितना? 11, कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक, अब देख रहे हैं 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से और भाग करके देखते हैं, 7 से अगर पूर्णतः व्यक्त है तो संख्या 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं कट रही तो अभाज्य संख्या होगी। देखते हैं, 7 से काटेंगे, यहाँ 7 एकम 7, बचा यहाँ से कितना? 4, नोट किया हमने, कितना? 9। अब 67 कितना हो रहा है? 49 हो रहा है। 7 से पूर्णतः व्यक्त हो रही है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं आपसे कह दूं, कितनी अभाज्य संख्या होंगी? इसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या होगी, वो भी कौन सी है? 113। ठीक, यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 क्वेश्चन। जो 82 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ए है, जिसमें दिया है 161। दूसरा ऑप्शन बी है, जिसमें दिया गया है 221। तीसरा ऑप्शन सी है, जिसमें दिया गया है 373। चौथा ऑप्शन डी है, जिसमें दिया गया है 437। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है? तो हमें देखना है, सबसे पहले देखना है सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। यहाँ सबसे बड़ा ऑप्शन दिया है 437। अब हमें देखना है 437 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है। तो मैं आपसे कहूँ, जो 20 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 400 होता है, जो कि इसके नज़दीक में है। अब आपको करना क्या है? 20 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ उनसे ही पूर्णतः व्यक्त करना है। जो कट जाए, ठीक, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और जो कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और जो नहीं कटे वही अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। सिर्फ इनसे ही भाग करोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन है 161, यह 7 से कट जाएगा। 7 से काटोगे, देखो कितनी बार जा रहा है, यहाँ 7 दूनी 14, 16 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 2, नोट किया हमने 1, तो 7 या 21, ये तो 7 से कट गई, तो यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक, वी देख सकते हैं, यहाँ वी दिया है 221, इसके लिए आप 13 से भाग करोगे तो ये 13 से पूर्णतः व्यक्त है। देखो 13 एकम 13, 21 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना? 9, नोट किया हमने यहाँ से कितना? 1, और 13 सत्ते कितना होता है? 91, तो ये भी 13 से पूर्णतः व्यक्त है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब डी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। जैसे डी दिया है यहाँ पर, इसको हम 19 से काटेंगे तो देखो 19 दूनी कितना होता है? 38। अब 43 में से 38 जाएगा तो बचेगा कितना? 5, नोट किया हमने 7, और 19 दिया कितना होता है? 57, तो ये भी कट रहा है 19 से। तो ऑप्शन इसमें बचा कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि 373 एक अभाज्य संख्या है। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन दिया गया है 83 क्वेश्चन में कहा गया प्राकृतिक संख्या n के लिए दिया गया है n की घात 3 माइनस n। फिर कहा गया है सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है। ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है जिसमें 3 दिया है, ऑप्शन बी में 6 दिया है, ऑप्शन सी में 12 दिया है, ऑप्शन डी में 18 दिया है। इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर कहा गया है सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है, ठीक है। और कहा गया है प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n की जगह आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, ऐसे डॉट डॉट कोई भी संख्या रख सकते हो। आपको दिया गया है n की घात 3 माइनस n। अब इसमें हम सबसे पहले हम छोटी संख्या से रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो 1 की पावर 3 माइनस का 1। तो यह कह सकते हो 1 की पावर 3 का मतलब होगा 1 और यहाँ माइनस में 1 पहले से, ठीक है। काटोगे तो कितना आ गया? 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 0 को आप 3 से भाग करोगे कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 से भी कट जाएगा, और 12 से काटोगे 12 से भी कट जाएगा, 18 से काटोगे 18 से भी कट जाएगा। तो अभी हम इसमें से कोई ऑप्शन क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर इसका ठीक है। तो हम अगली संख्या n बराबर 2 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 2, ठीक। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 8 में से जाएगा 2, तो बचा कितना? 6। अब यहाँ से हम आंसर क्लियर कर सकते हैं देखो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है सर्वदा बड़ी से बड़ी, सर्वदा का मतलब है हमेशा कटे, हमेशा काटने वाली संख्या। तो आप देख सकते हो ए है, ए तो छोटी संख्या है, ठीक। अब बी ऑप्शन देख सकते हो 0 के लिए, ठीक है, 6 पूर्णता व्यक्त कर देगा। अब आप देख सकते हो 6 को भी पूर्णता व्यक्त कर सकता है। क्या 12 कर सकता है इसके लिए? नहीं करेगा। क्या 18 कर सकता है? नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट होगा, यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो हमेशा पूर्णता व्यक्त करेगी, सर्वदा हमेशा पूर्णता व्यक्त करेगी, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप कोई और भी संख्या रख के देख सकते हैं। अगली संख्या मान लो n बराबर 3 रखेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन होगा 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन दिया गया है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस
संख्या से पूर्णतः विभक्त है, संख्या से पूर्णतया विभक्त है, ये कहा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है ए, समझते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 7, बी में दिया गया है 17, सी में दिया गया है 112 और डी में दिया गया है मान लो 145। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n की जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हो। तो मान लिया हमने n की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या रखनी है। दिया गया है आपके लिए 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। तो कह सकते हो आप 3 की पावर 4 गुणा 1 माइनस 4 की पावर 3 गुणा 1। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, यहाँ 4 की पावर 3 का मतलब होगा 64, घटाओगे तो कितना आएगा 17। अब आप देख सकते हो यह किससे पूर्णतः विभक्त है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यह 17 बचा है, जो 17 से ही पूर्णतः विभक्त होगा और सदैव ये ऐसे ही करती रहेंगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दिया है 127 की घात 127 प्लस ब्रैकेट में 97 की पावर 127, ये ब्रैकेट बंद है, फिर दिया तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें देखना क्या है, यहाँ अगर कोई भी संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या है और इनकी पावर यहाँ भी सम है और संख्या यहाँ भी देखो समान है, 127 है की पावर 127, यह 97 की पावर 127। अब दूसरा यहाँ पर गुणनखंड दिया है 127 की पावर 97 है और 97 की पावर 97 है, तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इनके जो संख्या है इनका योग ही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, हमेशा याद रखना है। तो आप डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हो, आप कह सकते हो सिर्फ संख्या को जोड़ दोगे 127 प्लस 97, तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 224। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे हमने कोई भी छोटी संख्या ली दो, जैसे हमने ले लिया यहाँ 1 की पावर कर दी 5 विषम ले ली, ऐसे ही अगली संख्या एक और ले ली हमने 2, इसकी पावर भी हमने 5 ले ली। ठीक, तथा एक संख्या हमने और ली, यहाँ पर संख्या सेम ही है, पावर अलग अलग है। जैसे हमने 1 की पावर यहाँ 3 ले ली, यहाँ पर
2 की पावर 3 ले ली। अब इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 5 का मतलब 1 ही रहेगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया देखते हैं हम। गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। ठीक, यहाँ से कितना मिलेगा 2 की पावर 5 से 32। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जोड़ते हो कितना हो रहा है 33, और यहाँ पर आप जोड़ते हो तो कितना हो रहा है 9। आप देख सकते हो आप इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये भी देखो 3 से कट रहा है, इसे लिख सकते हैं 11 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है मासा, तो उसमें देखो कॉमन इसमें कितना आ रहा है 3 और 3, जो कि क्या है, ये जो संख्याएं हैं उनका क्या है योग है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सिर्फ हमें संख्याओं का योग कर देना है, वही इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा।